नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पर एथिक्स जो कि GS4 है हमारा, ठीक है, दृष्टि IAS के क्लास नोट्स को हम देख रहे हैं। और विकास सर के वीडियो अगर आपने देख रखे हैं तो नोट्स जो हैं बड़े आसानी से समझ में आएंगे। अदरवाइज़ कहीं कहीं कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो कि आपके समझ में थोड़ा सा कम आएंगे, तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। इसके साथ ही मैं बता दूं कि इसके बाद का जो सेशन होगा हमारा हिंदी साहित्य का होगा, हिंदी लिटरेचर, जो कि ऑप्शनल होता है, ठीक है। UPSC में जो जिन्होंने ले रखा है हिंदी मीडियम के लिए, उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करने के प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे हमने पिछली कक्षा जो है समाप्त की थी, उसी के आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं। तो कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था में हम कौन कौन से पहलुओं को समझेंगे। पहला इसका हम परिचय देखेंगे, दूसरा पॉइंट होगा संकल्पना का विकास, तीसरा होगा प्रयास, चौथा उद्देश्य, पांचवा लाभ और छठा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को समझते हुए हम यहाँ पे इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। आइए देखते हैं कॉर्पोरेट शासन क्या है। कॉर्पोरेट शासन की संकल्पना काफ़ी समय से नागरिकों का ध्यान आकृष्ट कर रही है। उद्योग तथा अर्थव्यवस्था में इसकी संगतता तथा महत्व के कारण इसे व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त हो रही है। बात करें कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत किसी कंपनी को चलाने के तरीके, सिद्धांत तथा निर्देश आदि आते हैं। ये इसका पैराग्राफ में इसका उदाहरण दिया गया कि कंपनी को किस तरीके से चलाया जाए, क्या तरीका होगा चलाने का, उसके सिद्धांत क्या होने चाहिए कंपनी के, और निर्देश क्या होने चाहिए। ये सभी चीज़ें जो हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, जिसमें अनिवार्यतः नैतिक तत्वों को शामिल किया जाता है। यथा जैसे कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ शेयर होल्डर अर्थात अंशधारक के प्रति नहीं, बल्कि स्टेक होल्डर यानी हितधारक के प्रति भी हो। अपने कर्मचारियों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखना और उचित कार्य संस्कृति का विकास, नैतिक और कानूनी मापदंडों का पालन करना और जवाबदेहिता, साथ ही साथ में पारदर्शिता को बढ़ावा देना इत्यादि। ये क्या होते हैं? कंपनी के नियम होते हैं, कंपनी के नैतिक नियम होते हैं जो कि हर कंपनी को फॉलो करना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत कंपनी को ऐसे दिशा निर्देश प्रदान करते हैं जिन पर चलकर कंपनी के प्रशासकों, शेयरधारकों, ग्राहकों तथा समाज सभी को लाभ प्राप्त हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की संरचना कंपनी के बोर्ड, प्रबंधकों, शेयरधारकों एवं अन्य हितधारकों सहित कंपनी के विभिन्न हितधारकों के मध्य अधिकारियों एवं जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करती है। बात करें यदि गांधी जी के न्यासिता सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कंपनी का प्रबंधन सभी भागीदारियों के हितों के न्यासी होता है। बात करते हैं कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था जिनको हमने देखा है, उसको हम पॉइंट वाइज में देखें जितना चीज़ें हमने पढ़ा है। तो क्या क्या होने चाहिए कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था के अंतर्गत? पहले क्या आती है कि कंपनी के प्रशासक, शेयरधारक, ग्राहक तथा समाज सभी को लाभ पहुँचे। सबसे पहला ये प्रेफरेंस होता है कि सभी को लाभ पहुंचना चाहिए। दूसरा क्या है कि नैतिक तत्वों की उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी कंपनी में। इसके साथ ही साथ आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों के मध्य संतुलन जो है वो बनाए रखा जाना चाहिए, यानी आर्थिक विकास भी हो, इसके साथ साथ में समाज को भी एक पहलू के रूप में ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आर्थिक परिप्रेक्ष्य को सबसे आगे रखा जाए और सामाजिक को जो सामाजिक धारणा है उसको एकदम पीछे या फिर हटा दिया जाए, ठीक है। इनका दोनों का संतुलन बना के रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ में गांधी जी के न्यायिकता सिद्धांत के अनुरूप जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। विदित हो कि निजी क्षेत्र मुख्य रूप से लाभ से प्रेरित है, यानी जो निजी क्षेत्र होते हैं मुख्य रूप से उनका क्या होता है, मेन एम, वो लाभ कमाना चाहते हैं, जो व्यवसाय के संचालन की वहनीयता या निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और क्रोनी कैपिटलिज्म के उदाहरणों में वृद्धि के चलते निजी क्षेत्र की संचालन प्रक्रिया पर सवाल भी उठे हैं। सत्यम घोटाला, एनरॉल घोटाला, 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट इसी तरह की कार्यप्रणाली की अभिव्यक्ति है, जहां कुछ स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए समाज को धोखा दिया गया। इसके अलावा भारत अभी तक अपनी कानूनी, विनियामक प्रणालियों तथा प्रवर्तन क्षमताओं की पूरी तरह से विकास नहीं कर पाया है। वहीं बात करें तो निजी क्षेत्र की संस्थाएं विकसित देशों के समान सुविकसित नहीं हैं, इसलिए भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता है। भूमंडलीकरण व उदारीकरण के दौर में
बाजार में सरकार की भूमिका लगातार कम होती जा रही है, तो वहीं निजी क्षेत्र का दायरा व्यापक होता जा रहा है तथा निजी क्षेत्र अपने लाभ को बढ़ाने के लिए अनैतिक साधनों का उपयोग भी कर सकता है। अब समाज में कुछ व्यक्तियों का शोषण और असमानता को बढ़ावा मिल सकता है। कॉरपोरेट गवर्नेंस आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों के मध्य और व्यक्तिगत एवं सामाजिक लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाए रखता है। मेन कॉरपोरेट गवर्नेंस का काम क्या है कि सामाजिक लक्ष्यों और व्यक्तिगत लक्ष्यों के बीच में जो है उसकी संतुलन को बनाए रखना। कॉरपोरेट गवर्नेंस संसाधनों का कुशलतम उपयोग करने और समान रूप से सभी व्यक्तियों को इन संसाधनों के संचालन की आवश्यकता को प्रोत्साहित करता है। वहीं बात करें कॉरपोरेट गवर्नेंस की संकल्पना का विकास यानी इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉरपोरेट गवर्नेंस, यानी कॉरपोरेट गवर्नेंस की जो संकल्पना है उसका विकास कैसे हुआ, तो उसको आइए देखते हैं सविस्तार पूर्वक। सबसे पहले कॉरपोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता 1929 की महामंदी के समय अनुभव की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्विक आर्थिक गतिविधियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगी और जन निगरानी, नियंत्रण और जवाबदेहिता से विमुख होने लगी, तो कॉरपोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता को महसूस किया गया। 80 का दशक आते आते सभी औद्योगिक देशों में कॉरपोरेट गवर्नेंस की मांग जोर पकड़ने लगी और 1990 में ब्रिटेन के कैडबरी समिति का गठन किया गया, जिसने कॉरपोरेट गवर्नेंस को लागू करने के विचार से सिफारिशें दी। इन सिफारिशों को आधार बनाकर OECD देशों के निगमित प्रशासन से जुड़े 6 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। कौन कौन से सिद्धांत थे? पहला था शेयरधारकों के अधिकारों का सिद्धांत, दूसरा साझेदारों की भूमिका का सिद्धांत, तीसरा समतामूलक व्यवहार का सिद्धांत, चौथा प्रकटीकरण और पारदर्शिता का सिद्धांत, पांचवा निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व का सिद्धांत और छठवां सच्चरित्रता और नैतिक व्यवहार का सिद्धांत। बात करें तो 1990 के बाद वैश्वीकरण के दौर में सभी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ तेजी से जुड़ती गईं और इस दौर में कॉरपोरेट घरानों का अभूतपूर्व विस्तार देखा गया। वहीं नवपूंजीवाद के इस दौर में निम्नलिखित कारणों से निगमित प्रशासन महत्वपूर्ण हो गया। वो कौन कौन से कारण थे? तो पहला कारण है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकार में वृद्धि हुई। दूसरा, वैश्विक मंदी के दौर में बड़ी कंपनियों का पतन हो गया और बड़े कॉरपोरेट घरानों में उभरे विभिन्न घोटाले। इसके साथ ही साथ में कॉरपोरेट घरानों की तीव्र आपसी प्रतिस्पर्धा व सरकारी उपक्रमों से प्रतिस्पर्धा। इसके साथ ही में वैश्वीकरण के दौर में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ लोक प्रशासन के समान निजी प्रशासन के वैश्विक मानकों की मांग। वहीं भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस हेतु किए गए प्रयास की बात करें तो यानी अटेम्प्ट्स मेड फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस इन इंडिया की बात करें तो पहला है वैधानिक प्रयास यानी लीगल अटेम्प्ट्स कौन कौन से किए गए उसको देखते हैं। पहला है कंपनी एक्ट 1956 तथा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में संशोधन किया गया। दूसरा, 1992 में सेबी को कानूनी दर्जा देना, यानी सेबी का गठन 1988 में ही हो गया था, ठीक है, और इसको जो है कानूनी दर्जा कब दिया गया? 1992 में। और सेबी द्वारा किए गए सुधार जैसे डिपॉजिटरी एक्ट द्वारा विभौतिकीकरण अर्थात डीमैटेरियलाइजेशन को बढ़ावा देकर कागजी स्वरूप की जगह इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप की प्रक्रियाओं की स्थापना की गई। इसके साथ ही साथ में स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्ध समझौता के खंड 49 में निगमित प्रशासन की प्रक्रियाओं का उल्लेख। अब बात करते हैं कौन कौन से संस्थागत प्रयास किए गए यानी इंस्टीट्यूशनल अटेम्प्ट्स किए गए उसको देखते हैं। पहला है वर्ष 2003 में निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा निगमित प्रशासन के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन अर्थात नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस की स्थापना की, जो कॉरपोरेट गवर्नेंस के विषय पर विचार मंच उपलब्ध कराता है। वहीं बात करें तो निगमित नेतृत्व को प्रोत्साहित करना और निदेशकों के लिए उन्मुखीकरण प्रशिक्षण अर्थात ओरिएंटेशन ट्रेनिंग उपलब्ध कराता है।
वहीं 2008 में निगमित कार्य मंत्रालय ने IICA अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर कॉरपोरेट अफेयर्स की स्थापना की। यह निगमित प्रशासन से जुड़े शोध व अनुसंधान में सक्रिय है और समग्र अध्ययन के द्वारा ज्ञान प्रबंधन तंत्र विकसित होता है। वहीं निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा SFIO अर्थात सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की स्थापना की गई और यह गंभीर प्रकृति के कॉरपोरेट घोटालों की जांच कर कंपनी अधिनियम 1956 तथा IPC के प्रावधानों के अनुरूप अभियोग दर्ज करवाता है। वहीं कमिटीज़ की बात किया जाए तो CII अर्थात कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कोड कमेटी 1998 में कॉरपोरेट घरानों के लिए एक स्वैच्छिक आचार संहिता प्रस्तुत की। वहीं इसके साथ ही साथ में कुमार मंगलम बिरला समिति 1999, यह समिति सेबी ने स्थापित की थी और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही स्टॉक एक्सचेंज सूची अर्थात इंडेक्स समझौता के खंड 49 को तैयार किया गया है, जो निगमित प्रशासन की उन प्रक्रियाओं का उल्लेख करता है जिनका अनुपालन सूचीबद्ध कंपनियों को अपने कार्यकाल के दौरान करना अनिवार्य है। वहीं अगला है हमारा नरेश चंद्रा समिति 2002 में जो कि बनाई गई। इसे निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा गठित किया गया। इसने कंपनियों का अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रबंधन के विषय में अपनी सिफारिशें दी। वहीं जो अगली हमारी कमेटी है वो है नारायण मूर्ति समिति 2003 में बनी। इसे कॉरपोरेट गवर्नेंस मानक सुधार तथा स्टॉक एक्सचेंज सूची समझौता के खंड 49 की समीक्षा के लिए बनाया गया। वहीं अगली हमारी जो है कमेटी है वो JJ ईरानी समिति है, 2005 में बनी। इसका गठन भी निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। यह वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में कंपनी एक्ट के बदलावों की सिफारिशों से संबंधित है ताकि विदेशी निवेश आकर्षित किया जा सके और निगमित प्रशासन को सुधारा जा सके। अगली हमारी कमेटी है उदय कोटक समिति की सिफारिशें देख लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक उदय कोटक के नेतृत्व वाली 25 सदस्यीय समिति ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को और मजबूत बनाने के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने कस्टोडियम या ट्रस्टीशिप न्यास आधारित मॉडल का कंपनी संचालन के मामले में समर्थन किया है, जो गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है। कोटक ने कहा है कि कंपनी को चलाने के 2 उपाय हैं, एक न्यास वाला और दूसरा राजा वाला। कोटक के अनुसार संरक्षक अथवा न्यास आधारित कंपनी का स्वरूप गांधी के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि राजा मॉडल समाज के बजाय अपने हितों को ध्यान में रखते हैं, जिससे कंपनियों के प्रति आम जनमानस में नकारात्मक भावना बनती है। इस रिपोर्ट में कंपनी संचालन के मानकों को बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव दिए गए जो निम्नलिखित हैं। पहला है लिस्टेड कंपनियों में कम से कम 6 और अधिक से अधिक 8 डायरेक्टर हों और उनमें से भी एक डायरेक्टर महिला अर्थात इंडिपेंडेंट या एग्जीक्यूटिव हो, जिसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही कंपनियों में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को चेयरमैन बनाया जाए। वहीं बोर्ड में प्रत्येक डायरेक्टर की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए तथा डायरेक्टर की क्षमता का भी उल्लेख होना चाहिए। कमेटी ने यह भी कहा है कि कंपनी बोर्ड में आधे डायरेक्टर इंडिपेंडेंट अर्थात स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। वर्तमान में 1/3 सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने के नियम। इसके साथ ही बात करें तो प्रत्येक 6 महीने में कंपनी को नगद प्रवाह वितरण अर्थात कैश फ्लो स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 5 बैठकें ऑडिट कमेटी की होनी चाहिए और कंपनी को जो भी क्रेडिट रेटिंग मिली है वो हमेशा पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, ताकि कोई भी निवेशक निवेश करने से पहले कंपनी की साख का अनुमान लगा सके। वहीं मैनेजिंग डायरेक्टर अर्थात MD और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात CEO की भूमिका अलग अलग तय की जानी चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक 1 वर्ष में सक्सेशन
प्लानिंग रिस्क मैनेजमेंट पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए। इसके साथ ही समिति का सुझाव है कि गैर कार्यकारी निदेशक स्तर के अधिकारी 75 वर्ष से अधिक उम्र के बाद बिना किसी वाजिब प्रस्ताव के अपने पद पर न बने रहे। इसके अलावा डायरेक्टरों के इस्तीफा का कारण सार्वजनिक होना चाहिए। वहीं बात करते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस के उद्देश्य क्या होते हैं। तो अच्छे व प्रभावी कॉरपोरेट शासन का उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति करना है। पहला, समाज के मूल्यों का सम्मान करते हुए शेयरधारकों के लाभ को अधिकतम करना एवं हितधारकों की रक्षा करना। इसके साथ ही में संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के साथ साथ शेयरधारकों की संपत्ति में वृद्धि करना और परस्पर प्रतिस्पर्धी और विरोधी हितों के मध्य विश्वास और भरोसे के वातावरण का निर्माण करना। इसके साथ ही में अगर बात करें तो निवेशकों के विश्वास को मजबूत करना और कंपनी के प्रदर्शन, जवाबदेहिता तथा पारदर्शिता में वृद्धि के द्वारा अन्य हितधारकों की रक्षा करना। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के लाभ को सुनिश्चित करना, अर्थात सामाजिक व पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को वरीयता प्रदान करना। इसके साथ ही बात करें तो कंपनी के कुशल निष्पादन और उसे आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक और मानव पूंजी को आकर्षित करते हुए बेहतर कार्य संस्कृति का विकास करना, अर्थात कर्मचारियों को प्रोत्साहन और बेहतर कार्य निष्पादन के लिए प्रेरित करना। इसके साथ ही कंपनी के कर्मचारियों को संगठित तरीके से किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर करना। वहीं बात करें कॉरपोरेट गवर्नेंस के लाभ क्या क्या है, यानी बेनिफिट ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात करें तो बाजार तथा विदेशों में किए गए अध्ययन से यह संकेत देते हैं कि बाजार और निवेशक सुप्रबंधित कंपनियों पर ध्यान देते हैं तथा उनके प्रति सकारात्मक अनुक्रिया भी है। ऐसी कंपनियों में अच्छे कॉरपोरेट शासन की प्रणाली सुव्यवस्थित होती है जो बोर्ड तथा प्रबंधक को प्रभावपूर्ण जवाबदेही के दायरे में रखते हुए अपनी कंपनी की प्रगति बढ़ाने तथा नवाचारी उपाय करने की पर्याप्त स्वतंत्रता देते हैं। बात करें कि आज के भूमंडलीकृत विश्व में जबकि कॉरपोरेट के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे पूंजी के वैश्विक स्रोतों तक पहुँचें तथा विश्व के विभिन्न भागों में सर्वोत्तम मानव पूंजी को आकृष्ट करें तथा उन्हें अपने पास बनाए रखें। ऐसे परिदृश्य में कंपनियां जब तक कॉरपोरेट नैतिक आचरण को नहीं अपनाएंगी तथा उसे प्रदर्शित नहीं करेंगी, वे सफल नहीं हो सकेंगी। अच्छे कॉरपोरेट शासन मानक कंपनी के निष्पादन और गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। वहीं साथ ही कॉरपोरेट शासन प्रक्रियाओं द्वारा प्रस्तुत विश्वसनीयता भी अधिक दीर्घावधिक पूंजी को आकृष्ट करने के लिए विदेशी तथा घरेलू निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने में सहायता करती है। इससे वित्त पोषण के अधिक अस्थायी स्रोत अभिप्रेरित होते हैं। वस्तुतः कॉरपोरेट शासन से पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ईमानदारी, विश्वास और अखंडता, परस्पर सम्मान एवं संगठन के प्रति वचनबद्धता इत्यादि को बढ़ावा मिलता है। यह नैतिक शासन और हितधारकों के हितों की दिशा में कार्य करता है तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है। वहीं कॉरपोरेशन के प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए तथा कॉरपोरेट धोखाधड़ी व जालसाजी रोकने के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस एक प्रभावी उपाय हो सकता है। यदि कोई कॉरपोरेशन लंबे समय तक लाभ अर्जित करना चाहता है तो यह ज़रूरी है कि वह उच्च नैतिकता के साथ काम करे और यह नैतिकता उसके प्रशासन में स्पष्ट रूप से दिखे। बात करते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस को, जो भी हमने जहाँ तक पढ़ा है उसको पॉइंट वाइज डिस्कशन करें तो कॉरपोरेट गवर्नेंस में क्या होना चाहिए, सर्वोत्तम मानव पूंजी को आकृष्ट किया जाना चाहिए, ठीक, और कंपनी के उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक, और सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के साथ लाभ को महत्व दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही में कॉरपोरेट धोखाधड़ी व जालसाजी को रोकने में सहायक सिद्ध होना चाहिए। संभवतः कॉरपोरेट शासन कारोबार या व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है जिसका कंपनी की लाभप्रदता, विकास और निरंतरता पर प्रभाव पड़ता है।
इसलिए कॉरपोरेट शासन निरंतर और मजबूत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जो न सिर्फ निवेशकों का बल्कि जनता के एक बड़े हिस्से का विश्वास बढ़ाता है। अतः सभी हितधारकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेट शासन के विशुद्ध सिद्धांतों को स्थापित करने की आवश्यकता है। यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने में निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी होती है। कुल मिलाकर कॉरपोरेट शासन कंपनी के कार्यों का संचालन इस प्रकार करता है कि सभी शेयरधारकों के साथ उचित व्यवहार हो तथा इसके लाभ अधिकाधिक संख्या में हितधारकों को लाभान्वित करे। इसके अतिरिक्त कॉरपोरेट शासन में नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा मिलता है, जो किसी भी व्यवसाय या कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि संगठन सभी हितधारकों की आकांक्षाओं के अनुरूप अपने व्यवसाय का संचालन करता है। वहीं बात करें कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो भारत में लोकोपकारी क्रियाकलापों के लिए दान की प्रणाली का एक इतिहास है। पूर्व में व्यापारी बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत के कार्यों में सहायता देते थे। स्वतंत्रता पूर्व के समय में बहुत से बड़े व्यापारिक समूहों ने स्कूलों, कॉलेजों और धर्मार्थ अस्पतालों को सहायता देने के लिए न्यास और प्रतिष्ठान स्थापित किए। बाद में कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी इसमें शामिल हो गईं। भारतीय समाज में न्यासिता अर्थात ट्रस्टीशिप, दान और कल्याण की परंपरा लंबे समय से बनी हुई है। सामाजिक भलाई की संकल्पना हमेशा भारतीय मानसिकता का भाग रही है। वहीं कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से अभिप्राय किसी औद्योगिक इकाई का उसके सभी पक्षकारों जैसे संस्थापकों, निवेशकों, ऋणदाताओं, प्रबंधकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, वहाँ के स्थानीय समाज एवं पर्यावरण के प्रति नैतिक दायित्व से है। वहीं कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को निभाते हुए लाभ कमाती है। वहीं बात करें तो भारत में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अधीन नियंत्रित किया जाता है, जो कि 1 अप्रैल 2014 से प्रभाव में आया है। दायित्व के निर्वहन की बात करें तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय को नैतिकता यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। उल्लेखनीय है कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिन कंपनियों का निवल अर्थात मूल्य नेटवर्थ 500 करोड़ से अधिक हो या कुल कारोबार अर्थात टर्नओवर 1000 करोड़ से अधिक हो या शुद्ध लाभ अर्थात नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से अधिक हो। इस अधिनियम के अनुसार कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभों को औसत का 2% कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात CSR गतिविधियों पर खर्च करना पड़ेगा, जैसे शिक्षा का प्रसार, भूख, कुपोषण एवं गरीबी को कम करना, वहीं पर्यावरण संरक्षण इत्यादि। भारत संभवतः ऐसा पहला देश है जिसने कंपनियों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को अनिवार्य रूप से पूरा करने के लिए कानून बनाया है। वहीं कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सामाजिक हित, परोपकार एवं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनियों को अधिक लाभदायक तथा चिरस्थायी बनाता है। बात करें जब कोई कंपनी जनता के कल्याण के लिए प्रत्यक्ष रूप से कुछ कार्य करती है तो इससे उस कंपनी के प्रति लोगों में सद्भावना का प्रसार होता है और आमजन के साथ उसमें कार्य करने वाले कर्मचारी भी उस पर विश्वास बढ़ता है। कर्मचारियों के विश्वास बढ़ने से कंपनी की उत्पादकता अर्थात प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। साथ ही इससे कंपनी को बिना पैसे खर्च किए प्रचार मिलता है, जिससे उसके उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी होती है और इस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बढ़ने से लोग उसमें अपना निवेश करना पसंद करते हैं। इन सब का परिणाम यह होता है कि सरकार, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक इत्यादि में कंपनी की छवि अच्छी हो जाती है एवं उन्हें निवेशकों तथा नीति निर्माताओं का भी अधिक सहयोग प्राप्त होता है। अब इससे कंपनियां अपेक्षाकृत अधिक लाभ एवं स्थायित्व की स्थिति में आती हैं।
गौरतलब है कि कॉरपोरेट क्षेत्र में आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास में योगदान करने की समर्थता एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसलिए सामाजिक मूल्यों के साथ व्यवसाय संचालन से संतुलन के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात CSR का निर्वहन करते हैं। इसके अंतर्गत कंपनी की व्यावसायिक नीतियों और कार्यवाहियों में साझेदारों व समाज के हितों को ध्यान में रखा जाता है। दरअसल एक कंपनी समाज से अपना लाभ कमाती है और समाज में रहकर ही अपने व्यवसाय को संचालित करती है। इन परिस्थितियों में उस कंपनी की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करे, एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में अपना सहयोग दे। भारत में कंपनियां अब अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से स्वीकार करती हैं और उनमें से बहुत सी कंपनियां इसके लिए काफ़ी अधिक संसाधन आवंटित करती हैं। बात करें टाटा, ITC और अजीज़ प्रेमजन प्रतिष्ठान ऐसी प्रमुख हस्तियां हैं जिन्होंने व्यापार की योजनाओं को नैतिक और सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ जोड़ दिया है। टाटा कंपनी के द्वारा शुरू किया गया जीवन रक्षा पहल, मानसी और भारत पेट्रोलियम द्वारा शुरू किया गया बूंद कार्यक्रम इस दिशा में अग्रसर है। वहीं बात करें कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ने ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार और प्राथमिक प्रौढ़ शिक्षा, महिला और बाल पोषाहार, पेयजल इत्यादि के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, जिसके कारण इन व्यापारिक घरानों या कंपनियों के प्रति समाज में विश्वास और सम्मान को बढ़ावा मिलता है एवं साथ ही साथ में फलतः समाज एवं सरकार का सहयोग प्राप्त होता है, जो इन कंपनियों के कारोबार में विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि करने में मदद करती हैं। संक्षेप में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यह एक व्यापक अवधारणा है जिसके उद्योग व कंपनी के आधार पर कई रूप हो सकते हैं। इस कार्यक्रम के तहत व्यवसायियों द्वारा अपने ब्रांड को बढ़ावा देने के साथ साथ समाज को भी लाभान्वित करने की कोशिश की जाती है। इसके साथ ही में यह व्यापारिक या औद्योगिक समूह के लिए बाध्यकारी पहल है, जिसके अंतर्गत वे कानून सम्मत नैतिक मानकों व अंतर्राष्ट्रीय रीति के अनुरूप कार्य करते हैं। इसके साथ ही में CSR समुदाय के साथ साथ कंपनी के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है और ये गतिविधियां कंपनी और कर्मचारियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने तथा आसपास की दुनिया अर्थात समाज और पर्यावरण से उनके लगाव को बढ़ाने में मददगार होती हैं। इसके साथ ही में बात करें तो कंपनियां किसी क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा का दोहन करती हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं और वहाँ पर बसे लोगों के लिए असुविधा पैदा करती हैं। अतः उनका दायित्व बनता है कि अपने लाभ का कुछ अंश समाज और उस क्षेत्र की उन्नति में मदद करें। अगला है हमारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में शामिल नहीं की जाने वाली क्या गतिविधियां हैं, उनको देखते हैं। वैसी गतिविधियां या परियोजना या कार्यक्रम जो केवल कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवारों को लाभ पहुंचाती हों, उन्हें इस अधिनियम की धारा 135 के अधीन कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियां नहीं माना जाता। एक बार में संपन्न होने वाले आयोजनों यथा मैराथनों, पुरस्कार, धर्मार्थ, योगदान, विज्ञापन, दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रयोजन आदि CSR संबंधी खर्च के हिस्से नहीं होते। इसके साथ ही में कंपनी द्वारा किसी अधिनियम या विनियमों के विधान जैसे श्रमिक कानून, भूमि अधिग्रहण का अधिनियम आदि को पूरा करने के लिए किए गए खर्च को कंपनी अधिनियम के तहत CSR के रूप में शामिल नहीं किया जाता। इसके साथ ही साथ में किसी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई किसी राशि के अंशदान को CSR गतिविधि के रूप में नहीं माना जाता। इसके साथ ही में बात करें तो कंपनी द्वारा अपने सामान्य व्यवहार के परिचालन तथा भारत के बाहर परियोजना या कार्यक्रम या गतिविधियों पर किए जाने वाले खर्च CSR में शामिल नहीं होते। वहीं कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में विद्यमान चुनौतियों की बात करें तो पहला है निम्न सहभागिता। CSR गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी की कमी है।
क्योंकि यह देखा गया है कि जब भी किसी कंपनी या संगठन द्वारा कोई पहल की जाती है तो लाभ प्राप्त करने वाले समुदाय उसके प्रति कम रुचि दिखाते हैं, क्योंकि उनमें CSR के बारे में जागरूकता अथवा ज्ञान बहुत कम या न के बराबर होता है। कार्यकुशलता का अभाव यानी प्रभावी CSR तकनीकी के विकसित करने के लिए कई कंपनियों के पास कुशल मानव शक्ति और तकनीकी जानकारी नहीं है। यह प्रभावी CSR नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने के लिए एक आवश्यक तत्व है। अगला है कर्तव्य बोध का अभाव। कॉरपोरेट क्षेत्र को यह समझना चाहिए कि CSR केवल एक अवधारणा मात्र नहीं है, बल्कि सामाजिक, पर्यावरणीय व अन्य कारकों के प्रति कर्तव्य निर्वहन का एक साधन भी है। इसलिए केवल एक व्यक्तिगत लाभ और प्रचार गतिविधियों को ही ध्यान में रखकर धन खर्च करना चाहिए। यद्यपि CSR के दीर्घकालिक लाभों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगला है नियमित समीक्षा का अभाव। वंचित परिणाम प्राप्त करने के लिए तैयार की जाने वाली नीतियों का उचित मूल्यांकन और क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसा संगठन जिसने CSR गतिविधियों में निवेश किया है उसे समाज या लक्षित वर्ग पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करना चाहिए। अगला है अपारदर्शिता। CSR गतिविधियों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है इसकी जांच के लिए कोई शासकीय निकाय नहीं है। इस संबंध में किसी भी प्रकार का विनियमन उपलब्ध नहीं है। यह उन कंपनियों के बीच उस विश्वास को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जो किसी CSR पहल की सफलता की कुंजी है। अगला पॉइंट है हमारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वर्तमान स्थिति और आगे की राह। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों व समाज के अंदर एक तरह की सकारात्मक पैदा करता है जिससे सामाजिक सौहार्द व मानवतावादी दृष्टिकोण में बढ़ोतरी होती है। समाज, पर्यावरण की रक्षा और देश के विकास में सहयोग मिलता है। इसलिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। आज CSR के माध्यम से शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र को एक बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त हो रही है। हाल ही में सरकार ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर एक सुसंगत नीति के लिए मौजूद ढांचे व गाइडलाइंस की समीक्षा तथा रोड मैप तैयार करने के लिए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव इंजेतो श्रीनिवास की अध्यक्षता में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व 2008 को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसके अलावा कॉरपोरेट मंत्रालय विभाग ने पहली बार राष्ट्रीय कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पुरस्कार देने की घोषणा की है। परंतु कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत कई बार यह देखा जाता है कि कंपनियां उपेक्षित वर्गों तक इस लाभ को नहीं पहुंचा पाती। साथ ही स्थानीय लोगों का सहयोग भी इस कार्य में प्राप्त नहीं होता है, जिससे यह अपने प्रभावी उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाता। और इस संदर्भ में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी निम्नलिखित सिफारिशें दी हैं। पहला, जब किसी निगमित निकाय द्वारा कोई सामुदायिक लाभ वाली परियोजना हाथ में ली जाए तो कंपनी और स्थानीय सरकार के बीच परस्पर कुछ परामर्श होना चाहिए ताकि उस क्षेत्र में ऐसे ही किसी अन्य विकास कार्यक्रम के साथ कोई अनावश्यक टकराव न हो। वहीं सरकार को एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करना चाहिए और ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिए जिससे व्यापार और उद्योग को ऐसी परियोजनाएं और ऐसे क्रियाकलाप हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहन मिले जिनसे स्थानीय समुदाय के जीवन में गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो। और इसके अतिरिक्त CSR को प्रभावी बनाने के लिए अन्य उपाय भी किए जाने की आवश्यकता है जो निम्नलिखित है। पहला, CSR पहल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आम जनता के बीच CSR के बारे में जागरूकता को फैलाने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में कॉरपोरेट घरानों द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को उजागर करने के लिए मीडिया सहित विभिन्न हितधारकों द्वारा इस बारे में जागरूकता फैलाने का काम किया जाना चाहिए।
इसके साथ ही साथ में कंपनियों समाज की विभिन्न समस्याओं को उठा सकती हैं और अनुसूची के अलग अन्य सामाजिक मुद्दों पर भी CSR के तहत कार्य कर सकती हैं। वहीं बात करें तो CSR गतिविधियों को बढ़ाने में योगदान देने हेतु कंपनी के शेयरधारकों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही में इस क्षेत्र में ज्ञान और जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए कंपनियों द्वारा सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशालाएं तथा प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। विभिन्न कंपनियों द्वारा तैयार की गई मौजूद नीतियों की भी समीक्षा करना भी महत्वपूर्ण है और कार्यान्वयन भी इस तरह से किया जाना चाहिए कि वांछित परिणाम प्राप्त किया जा सके। इसी तरीके से हमारा अगला जो है टॉपिक स्टार्ट होता है। अगला है कि शासन व्यवस्था में ईमानदारी यानी प्रॉबिटी इन गवर्नेंस की बात करेंगे। इसके अंतर्गत क्या टॉपिक होंगे उसको देख लेते हैं। तो शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ, ये सब टॉपिक होंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत हम एक एक करके टॉपिक को देखने का प्रयास करेंगे। तो प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ द पब्लिक सर्विस, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ द गवर्नेंस एंड प्रॉबिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, चैलेंजेस इन करप्शन। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ करप्शन को देखने का प्रयास करेंगे। आइए बात करते हैं शासन व्यवस्था में ईमानदारी, कुशल प्रभावी शासन व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। शासन व्यवस्था में ईमानदारी होने से जनता दैनिक जीवन के कार्य और उनकी कठिनाइयाँ आसान हो जाती हैं। शासन व्यवस्था में ईमानदारी सुशासन की दिशा में अग्रसर करती है। साथ ही यह लोकतंत्र को मजबूत और परिपक्व बनाने में सतत विकास में सहायक होती है। भारत के विभिन्न पारंपरिक ग्रंथों में सुशासन के नियम दिए गए हैं, चाहे वे वैदिक ग्रंथ हो या कौटिल्य का अर्थशास्त्र। हमारे प्राचीन ग्रंथों ने राष्ट्र के विकास के लिए शासन द्वारा उठाए जाने वाले कल्याणकारी उपायों का महत्ता पर सदैव ही बल दिया है। शासन व्यवस्था में ईमानदारी को हम निम्न पहलुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला होगा हमारा टॉपिक सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार में कमी करना, सिविल सेवा में सुधार करना और साथ ही साथ में सामाजिक आर्थिक विकास को देखने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ में हितों में किस तरीके से टकराव कम किया जा सके उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। निजी हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को महत्व दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही में भ्रष्टाचारों से लड़ने में सहायक सिद्ध हो। ठीक है, जवाबदेहिता तथा पारदर्शिता में वृद्धि होनी चाहिए। ठीक, इससे ईमानदारी होगी। इसके साथ ही साथ में नागरिक केंद्रित प्रशासन होना चाहिए। नागरिक जो है इनको केंद्र में रखकर प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ में सुशासन की प्राप्ति में सहायक और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाना चाहिए और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती बनाए रखनी चाहिए, जिससे क्या होगी, प्रशासन में ईमानदारी आएगी। अब सवाल यह उठता है कि शासन व्यवस्था में ईमानदारी होने से शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात शासन व्यवस्था में ईमानदारी अर्थात शुचिता की प्राप्ति से कौन कौन से परिवर्तन शासन व्यवस्था में संभव होंगे। विदित हो कि शासन व्यवस्था में ईमानदारी होने से सिविल सेवा में सुधार, सिविल सेवा मूल्य विकसित होंगे। नैतिकता और सदाचार सुशासन में अंतर्निहित हैं। यह तभी संभव है जब शासन व्यवस्था में ईमानदारी होगी। कहा भी जाता है कि ईमानदारी पर कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। अतः अगर शासन में ईमानदारी है तो यह नागरिकों और प्रशासकों के मध्य की दूरी और असंवाद को कम करने का प्रयास करती है। वहीं शासन व्यवस्था में ईमानदारी सुशासन के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसके माध्यम से सरकार में कामकाज तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सकता है, जिससे संपूर्ण शासन प्रणाली को पारदर्शी और तीव्र बनाया जा सके। इसके अलावा साथ ही प्रशासन में हितों का टकराव कम होता है, क्योंकि प्रशासन निजी हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को वरीयता प्रदान करता है।
एक प्रशासक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने निजी हितों पर सार्वजनिक हितों को वरीयता प्रदान करे, तभी कल्याणकारी राज्य की आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सकती है। इसके साथ ही में वर्तमान समय में शासन की अवधारणा परिवर्तित हो गई है और प्रशासन को नागरिक केंद्रित बनाने के लिए अंतिम छोर पर उपस्थित व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बात करें तो नागरिक केंद्रित प्रशासन को वास्तविक अर्थों में तभी चरितार्थ किया जा सकता है जब शासन व्यवस्था में ईमानदारी हो एवं प्रशासन जनता की आवश्यकताओं एवं संवेदनाओं को सटीक तरीके से समझ सके। विदित हो कि भारत में भ्रष्टाचार एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है। हमने भ्रष्टाचार के साथ विभिन्न बातों पर समझौता कर लिया है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध बनाए गए विभिन्न कानून असफल हो रहे हैं या प्रभावी समाधान की दिशा में कार्य नहीं कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि भ्रष्टाचार की समाप्ति या इसे कम कैसे किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि शासन में नैतिकता के महत्व को बढ़ावा दिया जाए। अगर किसी व्यक्ति पर बाह्य दबाव आरोपित किए जाएं, तो यह न्यूनतम संभावना है कि बाह्य दबाव हटने पर व्यक्ति नैतिक आचरण ही करे। शासन व्यवस्था में ईमानदारी होने पर भ्रष्टाचार को न्यूनतम किया जा सकता है और भ्रष्टाचार के न्यूनतम होने से सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलता है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति तथा प्रशासन में दक्षता के लिए शासन व्यवस्था में ईमानदारी अनिवार्य है। दरअसल शासन व्यवस्था में ईमानदारी की उपस्थिति के लिए प्रभावी कानून, नियम, विनियम होने की आवश्यक है। साथ ही यह भी जरूरी है कि इनका अनुपालन प्रभावी तरीके से किया जाए। वहीं प्रभावी कानून, नियम, विनियम व्यक्ति के नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत की भांति कार्य करते हैं, जो व्यक्ति को सही और गलत पथ में सही पथ और अर्थात नैतिक दिशा की तरफ अग्रसर करते हैं। इसका यह लाभ भी होता है कि व्यक्ति को स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व जैसे गुण शासन में ईमानदारी बढ़ाने में सहायक हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम जैसे कदमों द्वारा पारदर्शिता तथा सिटीजन चार्टर व सर्वोत्तम मॉडल जैसे कदमों ने उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शासन में नैतिकता के उच्च आदर्शों और मानकों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी आंतरिक रूप से अनुशासन से संबंधित है। शासन में बढ़ती हुई ईमानदारी नागरिकों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर मुख्य रूप से प्रभाव डालती है। यह भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सकल घरेलू उत्पाद तथा जीडीपी की विकास दर को ऊंचा ले जाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर लाने में उपयोगी सिद्ध होगी। लोक सेवा की अवधारणा की बात करें, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज की बात करते हैं, तो वर्तमान पूंजीवाद और वैश्वीकरण के युग में सरकार की अवधारणा निरंतर परिवर्तित हो रही है। पुलिस राज्य अर्थात कानून व्यवस्था से आगे बढ़कर यह सुशासन, सामाजिक न्याय और नागरिकों का सशक्तिकरण तक विस्तृत हो चुकी है। इतिहास में अब तक जितनी भी क्रांतियाँ घटित हुई हैं, उनमें जनता की असंतुष्टता महत्वपूर्ण रही है। इसलिए यह जरूरी है कि सरकार नागरिकों की आकांक्षाओं व आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहे। महात्मा गांधी ने इसी संदर्भ में कहा भी है कि हमारे विचार में ग्राहक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजिटर है। वह हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, हम उस पर निर्भर हैं। वह हमारे कार्य में बाधक नहीं है, वह इसका प्रयोजन है। वह हमारे व्यवसाय में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वह इसका भाग है। अब यहाँ पर मुख्य सवाल यह उठता है कि बदलते समय की तीव्र गति के साथ जबकि सरकार नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध करा रही है, तो किस प्रकार नागरिकों को गुणवत्तापरक एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही नागरिकों को यह विकल्प उपलब्ध होना चाहिए कि वह वस्तुओं का चुनाव कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि बेहतर शिकायत निवारण तंत्र मौजूद हो। इसी कारण जन शिकायत निवारण को अच्छे प्रशासन वाले लोकतंत्र की बुनियाद कहा जाता है। हमारे संविधान ने नागरिकों को विभिन्न अधिकार प्रदान किए हैं, यथा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें चयन की स्वतंत्रता,
अंतर्निहित है। इसके अतिरिक्त सभी नीतियों और गतिविधियों के लिए जनता के प्रति सरकार की जवाबदेहिता ही लोकतंत्र का मूल है। प्रभावी तथा सक्षम शिकायत निवारण प्रणाली ही नागरिकों में विश्वास कायम कर सकती है और उन्हें आस्वादन कर सकती है कि सरकार जनता की है और जनता के लिए है। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता पश्चात भारत में लोक सेवाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। नागरिकों को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के साथ साथ विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे लोक सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता न होना, समय पर नागरिकों को वस्तुओं की उपलब्धता नहीं होना इत्यादि। वस्तुतः सरकार की वैधता मुख्य तौर पर सरकारी भरोसे समर्थन पर निर्भर करती है, जो सामान्यतः शासन उपलब्ध कराने की गुणवत्ता से संबंधित है। दक्ष और असरदार सार्वजनिक संस्थाएं वह बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं जिन पर नागरिकों के विश्वास का वातावरण विकसित किया जाता है। इसी क्रम में प्रशासन द्वारा बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराकर नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के साथ साथ शासन को नागरिक केंद्रित शासन में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर नागरिकों की सेवाओं को लेकर असंतुष्टि बढ़ती जा रही है तो इसमें नागरिकों में सरकार के प्रति गलत एवं नकारात्मक धारणा विकसित होती है। लिहाजा जन शिकायत किसी भी सरकार के सामने सबसे अहम चुनौती होती है। यद्यपि यह चुनौती बेहद जटिल होती है और इसमें कई दायरों पर फोकस करने एवं कई स्तरों पर दखल देने की ज़रूरत होती है। इसी कारण स्थानीय शासन पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि नागरिक भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप विशिष्ट सार्वजनिक सेवा प्रदान करने में स्पष्ट रूप से विनिर्धारण योग्य हिस्सेदारों का एक समुदाय है। वहीं विश्व बैंक ने 1992 की अपनी रिपोर्ट सुशासन एवं विकास में सर्वप्रथम सुशासन को परिभाषित करते हुए लिखा था कि सुशासन का पर्याय ऐसे शासन से है जिसमें राज्य के प्रत्येक नागरिक तक सरकार द्वारा लागू नीतियों का लाभांश पहुंच सके तथा इस प्रक्रिया में यदि कोई बाधा उत्पन्न हो तो सरकार के पास ऐसा तंत्र होना चाहिए जिससे जनमानस की शिकायतों को सरकारी आला कमानों तक पहुंचाई जा सके। किसी भी देश में सुशासन तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब शासन में जनभागीदारी हो। जनभागीदारी के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि देश के नागरिकों की समस्याओं का ससमय समाधान सुनिश्चित किया जा सके। वहीं अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर एक सशक्त लोकपाल जिसे कि देश के हर छोटे बड़े भ्रष्टाचार के जुड़े मामलों की जांच करने का अधिकार हो, वह देश में जन शिकायत समाधान को सुलभ बना सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार को सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और लोकतंत्र में सरकार के नागरिकों को अंतहीन अपेक्षाएं रहती है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार ही अंतिम महत्वपूर्ण सेवा प्रदाता है। अतएव सेवाओं का संतोषप्रद प्रतिपादन एवं जनता की संतुष्टि भी तभी संभव है जब लोक सेवाओं की बेहतर सुपुर्दगी हो। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर उन्हें अमल में लाना चाहिए तथा सुशासन की ओर एक कदम बढ़ाकर वर्तमान सरकार को देश में लोकपाल तथा प्रत्येक राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति शीघ्र करने का प्रयास करना चाहिए। अब बात करते हैं, कुल मिलाकर लोक सेवा शब्द एक सामाजिक समझौते के साथ जुड़ा हुआ है। यह जनता की अपेक्षाओं के अनुसार जनता की ज़रूरतों को पूरा करने से संबंधित है। अतः सरकार की लोकतांत्रिक देश में यह जवाबदेहिता बनती है कि लोक सेवाओं का संचालन प्रभावी तरीके से हो, जिससे सुशासन की प्राप्ति की जा सके। आइए बात करते हैं लोक सेवा की अवधारणा की। तो इसमें परिस्थितियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं लोक सेवा की अवधारणा में? तो पूंजीवाद व वैश्वीकरण का युग होता है, लोकतांत्रिक शासन में सरकार की भूमिका, चयन की स्वतंत्रता, सरकार अंतिम सेवा प्रदाता होती है। प्रयास इसमें क्या किए जाते हैं? प्रयास इसके लिए किए गए हैं सिटीजन चार्टर एक्ट, ठीक है, शिकायत निवारण प्रणाली लाई गई है और प्रशासनिक सुधार भी किए गए हैं, ठीक है, जिसके प्राप्ति क्या हुई है?
नागरिक केंद्रित प्रशासन होना चाहिए, यानी नागरिक को केंद्र में रखकर प्रशासन किया जाना चाहिए। सुशासन होना चाहिए, इसकी जो है प्राप्ति यही होगी। और सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। साथ ही साथ में संस्थाओं की जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता में बढ़ोतरी होगी। अब इससे अर्थ क्या निकलता है? तो एक सामाजिक समझौता होता है, जनता को प्राप्त होने वाली सेवाएं और जनता की सेवा करना या भावना का प्रवृत्ति बढ़ती है। लोक सेवा को मुख्यतः दो अर्थों में परिभाषित किया जा सकता है। पहले अर्थ में लोक सेवा के अंतर्गत वे सभी सेवाएं शामिल हैं जिन्हें किसी देश की सरकार अपने सभी नागरिकों को उपलब्ध कराने का दायित्व स्वीकार करती है। लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य के युग से पहले राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की संख्या अत्यंत कम थी, क्योंकि राज्य का स्वरूप पुलिस राज्य का था। वहीं पुलिस राज्य का मूल कार्य न्याय और प्रशासन जैसी सेवाओं तक सीमित था। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आने के बाद से लोक सेवाओं के दायरे का निरंतर विस्तार हुआ है। अब लोक सेवा के अंतर्गत कई अन्य सेवाएं जैसे जल, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, रोजगार, सामाजिक न्याय इत्यादि को भी शामिल कर लिया गया है। वहीं लोक सेवाओं की प्रकृति व उपलब्धता से जुड़ी कुछ बातों के आधार पर राज्य की प्रकृति का अनुमान लगाया जा सकता है। ये हैं: पहला, राज्य अपने नागरिकों को कितने प्रकार की लोक सेवाएं उपलब्ध कराता है। दूसरा, राज्य सारी लोक सेवाओं स्वयं ही उपलब्ध कराता है या राज्य व निजी क्षेत्र मिलकर सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं या सारी लोक सेवाएं निजी क्षेत्र उपलब्ध कराता है। तीसरा, राज्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराता है या बाजार कीमत पर या कुछ सब्सिडी देकर। साम्यवादी राज्य प्रायः सभी लोक सेवाएं स्वयं उपलब्ध कराता है, जबकि पूंजीवादी राज्य में प्रायः सभी लोक सेवाएं निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। भारत जैसे समाजवादी या सम्मिश्रित प्रकृति के राज्य में लोक सेवाएं उपलब्ध कराने का काम निजी व सरकारी दोनों क्षेत्र करते हैं। वहीं बात करें तो लोक सेवा का दूसरा अर्थ उन सभी व्यक्तियों के कार्य समूह से हैं जो सरकारी नियोजन के तहत कार्य करते हैं। इसके व्यापक अर्थ में सैन्य तथा असैन्य सभी कर्मचारी शामिल हो जाते हैं, किंतु सीमित अर्थ में लोक सेवा के अंतर्गत सिर्फ वे कर्मचारी आते हैं जिनके कार्य की प्रकृति नागरिकों को लोक सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित है। सामान्यतः लोक सेवा शब्द का प्रयोग इसी सीमित अर्थ में किया जाता है। भारत में लोक सेवा से मिलती जुलती व्यवस्था का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। इसमें अमात्य, समाहर्ता, प्रशस्ता, पौर, सन्निधात्र जैसे अनेक प्रशासकीय अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। वहीं दिल्ली सल्तनत में सद्र, उस, सुदूर, धर्म तथा दान विभाग का प्रमुख जो होता है, दीवाने मुस्तखराज जो वित्त विभाग का प्रमुख होता है, दीवाने कोही जो किसी विभाग का प्रमुख होता है, जैसे प्रशासनिक अधिकारी थे जिन्हें लोक सेवक कहा जा सकता है। दिल्ली सल्तनत इक्ता व्यवस्था तथा मुगल साम्राज्य मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थे। ये दोनों ही व्यवस्थाएं लोक सेवा व सैनिक सेवा का समन्वय थी। वहीं मराठों की शासन व्यवस्था में अष्टप्रधान सर्वप्रमुख थे। पेशवा, अमात्य, चिटड़ीस, सुमंत व वाकियानवीश जैसे प्रशासनिक अधिकारियों का साम्य वर्तमान लोक सेवकों में बिठाया जा सकता है। भारत में लोक सेवा ने वर्तमान स्वरूप अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासनकाल में ग्रहण किया। कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है और ब्रिटिश आधिपत्य के काल में लोक सेवा अर्थात सिविल सेवा का मुख्य काम अंग्रेजी आधिपत्य को बनाए रखना था। अतः उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे आम जनता से ज़्यादा जुड़ाव न रखें। इससे सिविल सेवकों में एक अभिजात्य प्रवृत्ति का विकास हुआ। 1964 में जवाहरलाल नेहरू ने इस विषय में दुख प्रकट करते हुए कहा था कि मैं इस अर्थ में असफल रहा हूँ कि मैं प्रशासन को बदल नहीं सका, वह अभी भी औपनिवेशिक प्रशासन है। वहीं बात करें तो वर्तमान में भारत का शासन मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है। पहला राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात सरकार तथा प्रशासनिक कार्यपालिका अर्थात लोक सेवा। राजनीतिक कार्यपालिका चुनाव द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में परिवर्तनीय है। ऐसे में लोक सेवा सरकार की स्थिरता तथा निरंतरता प्रदान करती है
आदर्श रूप से यह कल्पना की गई है कि राजनीतिक कार्यपालिका कानून तथा नीति का निर्माण करेगी और लोक सेवा उन कानूनों को लागू करेगी। वास्तविकता के धरातल पर दायित्वों का यह लव विभाजन न तो व्यवहारिक है और न ही काम्य। सरकार के लिए कौन नीति निर्माण तथा लोक सेवा के लिए केवल नीतियों को लागू करने से जुड़े रहना लगभग असंभव है। लोक सेवकों का कार्यानुभव उन्हें अधिक प्रभावी नीतियां बनाने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध करता है और नीति निर्माण में लोक सेवा का योगदान बढ़ने से इन नीतियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भी बढ़ती है। ध्यान रखना चाहिए कि नीति निर्माण में लोक सेवा की बढ़ती भूमिका का अर्थ विधायिका के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं, क्योंकि नीति अंतिम रूप से विधायिका द्वारा ही अनुमोदित होगी। वहीं लोक सेवा की एक तीसरी अर्थ यह भी होता है जिसके अंतर्गत सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। किसी भी व्यक्ति की आंतरिक प्रेरणा से कुछ ऐसे कार्य करना जो उसके स्वार्थ पर आधारित न होकर परोपकार की भावना से किए गए हों, लोक सेवा कहलाते हैं। जैसे गरीबों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करवाना, किसी सामाजिक कार्य के लिए श्रमदान इत्यादि। इस अवधारणा का विशेष महत्व उन देशों में है जहां श्रम की कीमतें काफ़ी अधिक हैं। ऐसे देशों की सरकारें तथा गैर सरकारी संगठन नागरिकों से निवेदन करते हैं कि वे अपना कुछ समय निस्वार्थ भाव से समाज कल्याण में लगाएं। अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी ने ऐसी ही बहुत सारी परियोजनाएं चलाई थी। बिल क्लिंटन ने व जॉर्ज बुश ने भी ऐसा प्रयास किया था, इसके लिए स्वयंसेवकों की सूचियां तैयार की जाती है और कार्य की उपलब्धता के आधार पर उन्हें सेवा कार्य का अवसर दिया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सेवा योजना भी एक ऐसी ही योजना है। इसके अतिरिक्त धार्मिक आयोजनों और लोक आयोजनों में लोगों की ऐसी भागीदारी देखी जा सकती है। अगला टॉपिक हमारा है शासन तथा ईमानदारी के दार्शनिक आधार, यानी फिलोसफिकल बेसिक ऑफ गवर्नेंस एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको हम अगले सेशन के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। सो कीप लविंग, कीप स्टे विद अस।